अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान जो है इस वक्त खतरात का शिकार है, इसलिए कि आप देखिए, जब इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त ही अफगान तालिबान ग्रोह जो अफगानिस्तान में काबिज है उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब ये दोनों तरफ जंग जारी है। आज की जो मौजू है वो इस वक्त ये सूरत हाल है कि तारिक लोधी साहब फॉर्मर डीजीआई भी हमारे साथ हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो हमले में शिद्दत आई है, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं, और खबरें ये हैं कि शायद 500 से 1000 सिविलियंस जो हैं उनकी भी हलाकत हुई। ये जो प्लान था कि हमने वो न्यूक्लियर टेक आउट करना है, वो एक जेनोसाइड शुरू हो गया वहाँ पे। और साथ ही उन्होंने लेबनान में भी हमले किए हैं। लेबनान में सुनने में आ रहा है कि वहां पे उनकी जमीनी कार्रवाई भी शुरू हुई है इसराइल की। तो खदशात ये हैं कि शायद ईरान में भी बूट ऑन सॉइल के लिए कोई फजा बनाई जा रही है कि इतनी कारपेट बॉम्बिंग की जाए कि बिल्कुल मफलूज हो जाए, तो फिर उनकी को फौज वगैरह को उतारा जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ईरान बीइंग आवर फर्स्ट डोर नेबर बॉर्डर पे, तो हमारे लिए क्या खतरात इस सूरत हाल में हो सकते हैं आपके ख्याल से? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपने बड़ा अच्छी तरह अहाता किया मौजूदा सूरत हाल का। अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक अखबार अखबार में जो मैं पढ़ रहा हूँ, 1050 के करीब ईरानियन जो हैं उनको हलाक किया जा चुका है। ठीक है, मोर देन और 1000। अभी अभी तक उनकी जो लीडरशिप है वो काफ़ी से ज़्यादा को उसको कत्ल किया जा चुका है। और घुमसान का रन पड़ा हुआ है, जबकि नेवी के अंदर भी, नेवी वाली नेवल साइड के ऊपर भी 11 कम से कम जहाज़ डुबोए गए हैं, और एक जहाज़ तो श्रीलंका के करीब डुबोया गया है, जहाँ पे जिसमें तकरीबन 130 के करीब लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ 30 या 31 लोगों को बचाया जा सका है। नहीं, कौन ये एक तो रेगुलर जहाज था कोई या कोई ये नेवल सैंक्शन शिप? जहाज था ईरान का, और इसको अमेरिकन सबमरीन ने उड़ाया है। अच्छा। टॉर्पेडो मार के उसको वहां पे उसको सिंक किया है, तो उसकी सरहद उसके बिल्कुल नज़दीक, श्रीलंका के नज़दीक। और उसकी जिससे एक चीज़ का तो बाकी जो उसके अंदर जंग के अंदर तो नुकसानात भी होते हैं, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, मगर जो ये दायरा इसका फैल है वो अब आप ये महसूस यूं देखिए कि श्रीलंका तक वो फैल चुका है। दूसरी ये जानिब तो ये जो सर जंग है। दायरा तो जो है दोनों तरफ से ऐसे फैल गया है। अब गल्फ स्टेट की जगह साइप्रस पे भी ईरान ने एक आध मिसाइल फेंक दिया जहां पे ब्रिटिश बेस थी। तो ये जी, दोनों मैं चीजें मजीद समझने की मजीद है कि डेस्परेशन है या ये स्ट्रेटेजी है, और उसका क्या देखिए, नतीजे निकल सकते हैं। दोनों चीज़ें मिली जुली हैं। ना सिर्फ साइप्रस के ऊपर उन्होंने अटैक किया, जो कि वहाँ पे ब्रिटिश का बेस है उसके ऊपर, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि वो उसकी हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और कुछ ने तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी भिजवा दिए हैं, और उनसे इनडायरेक्ट शमूलियत उनकी शामिल हो गई है इस जंग में। और उसके साथ साथ तुर्की की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि नेटो ने, जो वहाँ पे नेटो के ट्रूप्स हैं, उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल को जो उनकी जानिब, तुर्की की जानिब आ रहा था ईरान से, उसको भी उन्होंने बीच में इंटरसेप्ट किया है। तो इस तरह मिला जुला के तकरीबन 12 के करीब ममालिक जो हैं इस वक्त इस लपेट में आ चुके हैं। और ये अभी रुकने का इसका कोई वो नहीं है। और ईरान ने भी उनकी काफ़ी नुकसानात किए हैं, मगर वो मैं नहीं समझता कि ये नुकसानात इतने शदीद हैं कि इस पे किसी तरह का जंग के ऊपर असर पड़ेगा। नफसियाती जंग के दौरान ये गो कि ये कहा जा रहा है कि जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स का जो तादाद है वो कम हो रही है, सप्लाई बिल्कुल। कम हो रही है, कीमत का बड़ा डिफरेंस है, नुकसान है ईरान का कम है, इनका ज़्यादा है। मगर जंग के अंदर ये चीज़ें दे आर ट्रेफल मैटर्स। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इसको मजबूर नहीं करेगी कि जंग का रुख बदले। जबकि अमेरिका का अपना ख्याल ये है कि दे आर अहेड ऑफ द शेड्यूल,
उन्होंने तमाम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है और अब वो सेकंड फेज में एंटर होंगे जो कि स्पेशल ऑपरेशंस के हैं। वाजह ये रहे कि ये भी जो है इसको बाकायदा जंग का नाम नहीं दिया गया, इसको स्पेशल ऑपरेशन ही के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है और ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर का खासा है। अब उसके साथ साथ जिस वक्त इन्होंने ये किया तो अभी मजीद उनका प्लान ये है जो कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि उसमें जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हैं जो कि बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, जहाँ पे कुर्द हैं और अजीरीज हैं, वहाँ पे कुर्दिस्तान के आर जी जो है, कुर्दिस्तान ऑटोनोमस रीजन जो इराक में है, इरबिल जहाँ पे है, जिस पे पहले कई मरतबा ईरान हमले भी कर चुका है इस बिना पे कि वहाँ पे मोसाद के और CIA के ऑफिसेज हैं। उस जानिब से उनका ख्याल है कि उनको आगे मूव किया जाए और वो काफ़ी उनमें काफ़ी वो हैं फाइटर्स जो हैं। पार्टियां हैं कि जिसमें पी जैक पाकिस्तान के लिए एक क्या खतरा पार्टी है? है कुर्द की। जी जी, पाकिस्तान के लिए अब मैं पहली चीज़ तो ये बताऊं कि कुर्द कुर्द और बलोच बलोच जो नेशनलिस्ट हैं वो अपने आप को एक दूसरे से ताल्लुक, नरीना ताल्लुक उनसे बनाते हैं, जोड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी याद दहानी मैं कराऊंगा कि ये अभी चूंकि आबनाए हरमूज़ बंद हो गई है और उसको उसके ऊपर इंश्योरेंस की कीमतें भी चढ़ गई हैं, वहाँ पे ट्रैफिक बंद हो गया है और ओमान के जो गल्फ है उसमें 11 के करीब ईरानी जहाज़ डुबो दिए गए हैं अमेरिका की जानिब से। अभी इससे आपका पूरी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपके जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो बाकी दूसरे कंट्रीज़ हैं जो कि इसकी डिपेंड करते हैं, उनकी नहीं, कोशिश उससे होगी कि पहले ये ज़्यादा। बॉर्डर के ऊपर हमारे लिए जमीन पे क्या जी, मैं खतरात हैं? उसकी जानिब आ रहा हूँ, मुझे दो दो मिनट दीजिए। उसकी उसके लिए इनकी कोशिश ये होगी कि जंग को, जो ये फौरी तौर पे जंग जो है इसको रोका जाए, उसमें उनकी ख्वाहिश होगी कि किसी तरह अमेरिका अंदर शामिल हो। मगर इसके बरक्स जो उनको जो जो इस बारे में एनालिस्ट देखते हैं उनका ख्याल है कि वो स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे ताकि ये हरमूज़ के इर्द गिर्द कोई टेरिटरी कब्जा करेंगे ईरान के ऊपर, ताकि हरमूज़ को खोला जा सके। उसके बगैर वो नहीं खोली जा सकेगी और उसके लिए वो स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे। अब आपको मैं याद दहानी कराऊं कि पिछली दफ़ा जब हिंदुस्तान के साथ इंडो इजरायली अटैक हमारे ऊपर हुआ था, उस दौरान में जो उनकी जो प्रॉक्सीज थी और फितना उल हिंद जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिए गए थे, इनविटेशन दिया गया था इसराइल को भी और अमेरिका को भी कि वो उस रास्ते मकरान के रास्ते आएँ और वो उनको मदद फराहम करेंगे ताकि ईरान को इस साइड, इस जानिब से, मशरकी जानिब से उसके ऊपर हमला आवर हों। मज़ीद मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा नेतन्याहू साहब की, जो उन्होंने तकरीर की थी असेंबली में या किसी और ऐसे मौके के ऊपर बड़े रिसेंटली, जिसमें उन्होंने बलोचों को भी आवाज़ दी थी। गो के वो ईरानियन बलोचों को था, मगर बलोचों को ओवरऑल उन्होंने कॉल किया था कि वो उठ खड़े हों। तीसरे ये कि उसके उसके अलावा ये है कि जब उनका और हिंदुस्तान का जो आपस में इनका गठजोड़ है, उससे भी हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमने ये भी देखा कि वहाँ से उसी इलाके से कुलभूषण जादेव को पकड़ा गया था, जो कि वहाँ पे दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने की गर्ज से आए हुए थे। और जो बदअमनी और वो इन्होंने फैलाई है और जो अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उनको आगे मूव किया गया है, तो ये तमाम एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा वाज़े हो जाता है और हमारे लिए ख़तरात जो हैं वो बेतहाशा बढ़ जाते हैं। इस हद तक बढ़ जाते हैं कि अगर उन्होंने वहाँ पे स्पेशल ऑपरेशंस किए तो क्या पाकिस्तान को अपनी हिफाजत के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान को खदशात होंगे। ये बड़ी हमें बारीक बीनी से, तहमुल मिजाजी से और फौरी तौर पे इस चीज़ को हमें करके और इसके बारे में जो कुछ हमें काउंटर मेजर्स अडॉप्ट करने हैं वो फौरी तौर पे करने चाहिए। ठीक है। जनाब। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपने फरमाया कि BLA ने कहा कि आइए, तो BLA में ऐसी सख्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए एक रास्ता खोल के फराहम कर दे, जबकि हमारी वहाँ पे फोर्सेस मौजूद होंगी। डॉक्टर साहब, मतलब वहाँ BLA पे इन्होंने। एक तो ये हो सकता है कि आप क्या उसे कहते हैं कि उसे बताने के लिए और कोई सपोर्ट शो करने के लिए और कोई इस तरह की चीज़ें तो कर सकते हैं। वो कोई भी कर सकते हैं, वो 10 लोग भी इकट्ठे होके बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तो उस पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन अगर स्पिल ओवर होता है वहां पे, कुछ ईरानियन यहाँ पे आना चाहें, कुछ बॉर्डर्स के ऊपर
परसू करते होने उनकी परसूट में, हॉट परसूट में कोई एरियली यहाँ पे आए, तो उस पर भी तो पाकिस्तान को रिएक्ट करना पड़ेगा ना। देखिए जी, जो अगर उस वाली सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा हमारी पीसफुल सिचुएशन है और हमारी कैलकुलेशंस हैं, वो उसमें अप्लाई नहीं होंगी। पहली चीज़ तो ये कि बीएलए जो है उसको हम उसको बीएलए के तौर पे अददी उसमें ना देखें, हमें देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन खड़ा है और उनकी क्या क्या सपोर्ट है और क्या सपोर्ट आ सकती है। आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि जो हिंदुस्तान ने रडा ब्रिगेड्स का नाम लेके लिया था, वो उन्होंने बेसिकली ज़रूरी नहीं कि वो रडा ब्रिगेड्स वही वाली आई, मगर उन्होंने एक अलामती तौर पे एक इजहार कर दिया था कि उनके रेगुलर्स भी शामिल हो सकते हैं। पिछले जो अटैक्स हुए हैं उसके अंदर हमने ये देखा है कि उसमें ना सिर्फ ये शामिल थे, बल्कि इसके अंदर बाकायदा बहुत ट्रेंड और हिंदुस्तान के भी डायरेक्ट बंदे उसमें शामिल थे, वरना वो लाशें अपनी वहाँ से उस तरह चोरी करवा के ना ले जाते। तीसरी चीज़ ये है कि इनके इस जब अगर ये सपोर्ट करेंगे स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर, तो उसमें इनके इनके लिए जो इनकी तरफ से गालिबा जो मदद होगी वो वहाँ पे सेबोटाज और डाइवर्जन करके क्रिएट करने के लिए होगी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने के लिए होगी। पांचवी चीज़ ये है कि आपके बॉर्डर के ऊपर दोनों जानिब ट्रैफिक होगा। कुछ यहाँ पे से आपको, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया था, कि बहुत सारे जो सीरिया से और इराक से जो कुछ इंतहा पसंद थे और मिलिटेंट्स थे, वो वापस वहाँ से वापस आए थे, वो दोबारा इसमें शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे, और कुछ आइडियोलॉजिकली और कुछ ज़रूरत के तहत। और उधर से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी जान बचा के इधर आना चाहेंगे, और उनके अंदर भी और मुमकिन है कि मुख्तलिफ हों, तो हमें उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। क्योंकि ये एक तवील अरसे तक जारी रहने वाली जंग है। जितनी भी जंगें हैं वो इसी तरह शुरू हुई। जो यूक्रेन वाली है वो 2 हफ्ते के लिए हुई थी। इसी तरह जो बाकी इसराइल ने जिस वक्त अलक्सा फ्लड के ऊपर रिस्पॉन्ड किया था, उसका का भी ख्याल था कि चंद दिनों में इसको लपेट के साइड पे करेंगे। अच्छा, तो ये मैं नहीं जो, समझता कि चंद दिनों में जंग खत्म हाँ होगी। जी, इनने ये जनाब, जो ईरान के पास अभी, जैसे उन्होंने मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनको इंगेज कर लिया है सब पे, उसने रॉकेट और मिसाइल भी बरसा दिए हैं जहाँ जहाँ बेसिस थी, अमेरिकन बेसिस। तो कहा तो जाता है कि स्टॉक पाइल ईरान के पास अभी काफ़ी है जो महफूज पड़ा है, और पिछले जब हमला हुआ उसके बाद से उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेटजी रिव्यू की और एक प्रोलॉन्ग वॉर के लिए उन्होंने अपना आप को तैयार किया है, जो कि ज़्यादा मिसाइल्स के ऊपर और रॉकेट्स पे, और उनके जो ड्रोन्स हैं उसमें काफ़ी महारत है उनको, उस पे निसार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतलात के मुताबिक कोई 4,000 से ज़्यादा उनके पास मिसाइल्स मौजूद हैं, चाइनीज़, रशियन, नॉर्थ कोरियन, और ड्रोन्स उनके इंडिजिनस हैं। और अगर जैसे एक उन्होंने कहा कुवैत ने कि हमारे ऊपर 1,200 रॉकेट, चंद मिसाइल और 1,200 रॉकेट आए थे, इसी तरह की तादाद इसराइल पे गई। इसका मतलब रॉकेट की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, और क्योंकि बहुत महंगे भी नहीं है। तो ये जो आपकी बात दुरुस्त है कि जो वॉर है, उनका ख्याल था कि हमें जिस तरह वो इराक में किया था उन्होंने कि शॉक एंड ऑफ, उसका लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन शॉक एंड ऑफ यहाँ पे काम नहीं आया। और उनकी रेजिस्टेंस जो है ईरान की, वो तो मौजूद है, और कैपेबिलिटी भी मौजूद है। तो अगर दूसरे भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं, इसराइल और बाकी ममालिक, कि वो नुकसान उठाने के लिए, क्योंकि वॉर में तो फिर दोनों तरफ से नुकसान होता है, तो एपिटाइट होना चाहिए नुकसान उठाने का भी। तो क्या आपके ख्याल में उनमें ये एपिटाइट है कि वो और 10 दिन, 20 दिन ये मजीद रॉकेट और मिसाइल खा लें? मेरा ख्याल है ईरान तो तैयार है, दूसरी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। देखिए, ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज नाउ। उनके ऊपर पूरी उनके ऊपर चढ़ाई हो चुकी है। वो आखिरी दम तक उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो लड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो बीच में दरमियान में आटे के साथ जो घुन पिसता है, उसके तौर पे जो अरब स्टेट्स के साथ हो रहा है, उनकी मजबूरियां हैं, अपने लिमिटेशंस हैं, हमारे भाई हैं, सब ठीक है। मगर इस जंग के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें वो यकीनन कोशिश करेंगे, हर वसाइल को बुरुए कार लाने की कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह इस जंग को रुकवाएं। एन मुमकिन है कि जंग जो है, जो हॉट वॉरफेयर है, वो रुक जाए और ये ट्रेडिशनल हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर कन्वर्ट होने के इसके 100% मेरे मुताबिक इम्कानात हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे तजिया निगार ये महसूस करते हैं कि ये जो आपके खलीजी ममालिक हैं, ये इस चीज़ से तंग होके, क्योंकि उनकी तो सारी चीज़ तबाह हो रही है, इकोनॉमी से लेके और डिफेंस तक, तो वो हो सकता है कि अपने ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करें, जिसके लिए उनको तमाम हर कोई शय देगा जो कि ईरान के मुखालिफ है, और मदद देगा। ऑलरेडी फ्रांस ने और कुछ वो और ममालिक ने उनको इमदाद देने का, मदद मदद करने का वादा कर लिया है। इससे हट के मजीद अबरा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो आपने फरमाया कि ड्रोन्स की, बेशक ईरान के पास ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा उसके वो हैं, मगर इस वक्त जो ड्रोन का सरताज या ड्रोन्स का सुपर पावर समझी जाती है वो यूक्रेन है। और ऑलरेडी खलीजी ममालिक ने उनसे रुजू किया हुआ है कि उनके टेक्नीशियंस और उनको उसके बारे में ट्रेनिंग और वो चीज़ें मुहैया करें। गो कि ये आग लगते वक्त कुआं खोदने के मुतरादिफ है, मगर फिर भी वहाँ से बहुत सारे ऐसे मर्सनरीज हैं जो कि फौरी तौर पे इधर आ जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि लिहाजा आपने जैसे फरमाया कि चूंकि अरब भी जाहिर है वो हमारे दोस्त और भाई है, ईरान हमारा हमसाया और मुसलमान मुल्क है, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं निगोशिएशंस बीच में मुज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त तमाम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मासवाए इसराइल के, इवन अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान कोई फोर्सफुल रोल प्ले कर सकता है टर्की से मिलके या किसी और के साथ? देखिए, पाकिस्तान उस वक्त तक रोल प्ले कर सकता है जब तक ये प्रॉब्लम का हिस्सा ना हो, मगर बड़ी सूरत से बड़ी तेज़ी के साथ इसको प्रॉब्लम का हिस्सा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ख़ास तौर पे हमारे मशरकी हमसाए की जानिब से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो सुपर पावर के साथ उसको, जिस तरफ ये इतना बड़ा एक तूफान लेके रवाना हुआ है, उसको रोकना संभालना जो है शायद पाकिस्तान के बस में ना हो, गो के कोशिश करना इसका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने ऐन मुमकिन है कि हमारी किस्मत में ये कामयाबी लिखी हो और हम इसमें सुरखरू हो जाएं। मगर जो बज़ाहिर उनके जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक उनमें से कम 50% अचीव नहीं होंगे, वो मेरा ख्याल है कि जंग नहीं रोकेंगे। गो और वो नुकसान उठाने की भी तैयार हैं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान को एक तो सबसे पहले अपनी दिफा को मजबूत करना चाहिए ताकि वो इससे महफूज रहे नहीं, जाहिर और है वो तो इस जंग मजबूत में तरीन है। खुद ना उलझ जाए। नहीं, ठीक है। क्योंकि वो अगर वो बाहर रहेगा और इस जंग से न्यूट्रल रहेगा, बाहर रहेगा, तो उसके लिए बहुत इम्कानात हैं कि वो इसमें अच्छा, कामयाब और साले रोल प्ले कर सके। ठीक है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज तक के लिए इतने काफ़ी है, ताकि हम बहुत तवील तजिया ना करें, जो लोग देख रहे हैं उनको भी स्टमक करने में आसानी हो, और जो नई चीज़ होगी लेकिन इंशाल्लाह कल दोबारा पेश होंगे। इंशाल्लाह, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया।